हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल में। तो दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के इम्पोर्टेंट आर्टिकल के बारे में। तो दोस्तों फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं, देरी ना करते हुए। तो दोस्तों मैं जहाँ पे भी इम्पोर्टेंट बताऊंगा उसको आप लोग को याद करते हुए चलना है। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। दोस्तों जो इसका जो हमारा संविधान जो है ये 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में ये बनकर तैयार हुआ था। दोस्तों इसको भी आप लोग याद करते हुए चलिएगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, ये कब स्टार्ट हुआ था। तो 2 ईयर, ठीक है, 11 मंथ और ठीक है 2 वर्ष 11 माह और ये 18 दिन हो गया, ठीक है, 18 डे हो गया। तो इतने में हम लोग का ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ था, तैयार हुआ था। इसको भी आप लोग याद करते चलिएगा। हमारा जो संविधान है दोस्तों, ये बहुत सारे जो विदेश के जो संविधान है उनसे बहुत ये प्रभावित है। मतलब कि उनसे बहुत सारी चीज़ें, जो अच्छी चीज़ें थी उसको ग्रहण किया गया है। तो इस तरीके से हम लोग का जो संविधान है काफ़ी लंबा है और इसीलिए जो भारत का संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। और दोस्तों यदि मैं आपको बता दूं तो ये हमारा जो संविधान है ये याद रखना है आपको, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। और ये हमारा जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आगे हम लोग बात करते हैं तो इसमें कितने अनुच्छेद है। दोस्तों अनुच्छेदों की संख्या जो है सर्वप्रथम 395 थी। इसके बाद इसमें निरंतर जो है संशोधन किया जाता है संसद के द्वारा। तो इस तरीके से जो किया जाता है संशोधन, तो वो बढ़ता जाता है। दोस्तों यदि मैं आपको बता दूं कि जब किसी भी आर्टिकल में यदि संशोधन हो जाता है तो इसको कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों यदि आप हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में इसको इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। जैसे कि ये 2 वाले में जब संशोधन हुआ था तो इसको 2 के, ठीक है, 2 का क, तो इसको इस तरीके से क्लॉज बोला जाता है इंग्लिश में। तो इस तरीके से इसको क्या कर लिया जाता है, कर लिया। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 दिया है, 2 का ए, ठीक है, इस तरीके से इंग्लिश में हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसको जब संशोधन किया जाता है तो इसमें 2 का के, 2 का ब, 2 का स, इस तरीके से इसको किया जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखते चलिए कि कौन सा आर्टिकल संशोधन है कौन सा नहीं है, इसको भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो पहला यहाँ पे दिया है हमारा आर्टिकल जो दिया है, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। तो दोस्तों यहाँ पे जो बातें आपको बताई जा रही है आर्टिकल 1 में, ये बोला जा रहा है कि जो हमारे संघ का नाम है और जो राज्य क्षेत्र है उसको संसद द्वारा शक्ति प्रदान की गई है कि संसद इसको किसी भी जो संघ का मतलब जो नाम है वो और जो राज्य क्षेत्र है उसका नाम वो चेंज कर सकता है, ठीक है। क्या कर सकता है, वो चेंज कर सकता है। और दोस्तों यहाँ पे जो आर्टिकल 2 दिया गया है, ये इसमें बताया गया है दोस्तों कि यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे जो आर्टिकल 2 बताया गया है, ये क्या बताया गया है आपको कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना या स्थापना के बारे में यहाँ पे बताया गया। जैसे कि किसी भी राज्य, जैसे कि आंध्र प्रदेश राज्य हो गया, ठीक है दोस्तों, ध्यान से आप लोग समझिएगा, आप लोगों को पूरा याद हो जाएगा। तो जैसे कि आंध्र प्रदेश राज्य था, उसमें से तेलंगाना क्या हुआ, अलग हो गया। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा कि इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हुआ था, यहाँ पे स्थापना हो गया, एक नए राज्य का स्थापना हो गया। तो आर्टिकल 2 में क्या हो गया, स्थापना हो गया, मतलब कि नए राज्यों का प्रवेश हो गया, प्रवेश होगा या फिर स्थापना। तो ये किस आर्टिकल में होगा, 2 में होगा। पहला जो है वो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में, दूसरा आर्टिकल है राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में। हम लोग फटाफट से चलते हैं तीसरे आर्टिकल के बारे में, क्योंकि दूसरा वाला जो आर्टिकल दूसरा का क्या है, जो उसकी संशोधन हुआ था वे निरसित हो गया है, मतलब कि ये समाप्त हो चुका है, ठीक है। अगले हम लोग तीसरे वाले आर्टिकल पे चलते दोस्तों। तो तीसरा वाला जो आर्टिकल आपको यहाँ पे दिया गया है वो क्या दिया गया है कि नए राज्यों का निर्माण नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों क्षेत्रों सीमाओं नामों में परिवर्तन। तो यहाँ पे ये बेहद ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप लोग को याद करना है। तीसरा वाला इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको याद करना है। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, आपसे पूछा जाता है कि नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्य क्षेत्रों में या उनके सीमाओं में या उसके नामों में परिवर्तन के लिए किस आर्टिकल का उपयोग किया जाता है। तो वो आर्टिकल नंबर क्या है, 3 है। दोस्तों याद करते चलिएगा आप लोग इसको, ये बेहद ही स्टार क्वेश्चन है, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग याद करिएगा ज़रूर से ज़रूर। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं या नामों में परिवर्तन
किस आर्टिकल में बताया जाता है, तो ये आर्टिकल नंबर 3 में बताया जाता है। इसको आप लोग फटाफट से एकदम याद करते चलिएगा और नोट्स में अपने बनाते चलिएगा। 3 आर्टिकल हो चुके हैं दोस्तों, हम लोग चौथे वाले आर्टिकल पे चलते हैं। चौथा वाला आर्टिकल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं। वैसे भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आर्टिकल जो 4 है इसको भी देख सकते हैं। पहली अनुसूची और जो चौथी अनुसूची के जो संशोधन हुआ है उसी के बारे में दिया गया है यहाँ पे। और कुछ जो यहाँ पे अनुच्छेद 2 और यहाँ पे अनुच्छेद 3 दिया गया है। इसमें इसके अधीन जो बनाई गई विधियाँ होती है ये इसको आर्टिकल नंबर 4 में रखा गया है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग 3 वाला और 2 वाले को याद में रखते चलिएगा और आर्टिकल 1 को याद रखते चलिएगा, ठीक है। आर्टिकल 1 में क्या था, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों का नाम था। और दूसरे वाले आर्टिकल में क्या था, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना था। और तीसरा वाला जो था वो क्या था, तो राज्यों के नाम में यह परिवर्तन होगा। ये वर्तमान राज्य क्षेत्रों में सीमाओं में परिवर्तन होगा, उसके बाउंड्री में परिवर्तन होगा, या फिर हम लोग बात करेंगे उसके नामों में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे दोस्तों पहले मैसूर हुआ करता था, तो मैसूर का नाम बदल के वहाँ पे कर्नाटक किया गया था। फिर वहाँ पे जैसे कि वहाँ पे वहाँ पे मद्रास हुआ करता था, उसका चेन्नई नामकरण किया गया था। इस तरीके से बहुत सारे आर्टिकल 3 से जो हमारे यहाँ पे संशोधन आर्टिकल 3 से क्या हुआ था, पूरा उसमें नामकरण में चेंज हुआ था। जैसे कि अभी नए राज्यों का निर्माण के बारे में यदि आप बात करेंगे, तो जैसे कि हम लोग का पहले जो उत्तर प्रदेश था वो काफ़ी बड़ा था, तो उत्तर प्रदेश से ही निकल कर क्या एक उत्तराखंड का निर्माण हुआ है। इस तरीके से जैसे कि बिहार से झारखंड का निर्माण हुआ है, तो इसी तरीके से बहुत सारे यहाँ पे परिवर्तन हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों इतना आपको याद हुआ और टाइम भी बहुत हो रहा है, तो हम लोग आगे चलते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट वाला दोस्तों यहाँ पे क्या है, नागरिकता के बारे में आ गया है। तो नागरिकता से भी उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन दोस्तों आप लोग याद रखिएगा नागरिकता से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं रखा जाता, लेकिन फिर भी आप लोग इसको एक नज़र से देखते चलिएगा। भाग 2 जो हमारा कितना है, भाग 2 क्या है दोस्तों, तो भाग 2 हमारा है नागरिकता। दोस्तों यदि मैं बात करूँ भारत के मूल संविधान में कितने भाग थे दोस्तों, 22 भाग थे, ठीक है। कितने, 22 भाग थे। और अनुसूचियाँ यदि मैं बात करूँ मूल संविधान में, दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ मूल संविधान के बारे में, ठीक है। मूल संविधान में कितने भाग थे दोस्तों, तो 22 भाग थे। कितने भाग थे, 22 भाग थे। और दोस्तों यदि मैं बात करूँ किसके बारे में, दोस्तों कि अनुसूची कितनी थी, अनुसूची, ठीक है। अनुसूची कितनी थी, तो अनुसूची कितनी थी दोस्तों, आप लोग बताएंगे अनुसूची कितनी थी, तो 8 थी। कितनी थी, 8 थी। और यदि मैं बात करूं फिलहाल में अनुसूची कितनी है, तो अनुसूची इस समय दोस्तों कितनी है, 12 है। इन सभी को भी आपको याद करते हुए चलना होगा, ठीक है। अनुसूची के बारे में भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे 5वां वाला आर्टिकल है वो क्या दिया गया है दोस्तों, तो 5वां वाला आर्टिकल दिया गया है। 5वां वाला जो आर्टिकल यहाँ पे दिया गया है आप लोगों को, वो क्या दिया गया है दोस्तों, तो दिया गया है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। मतलब जब संविधान 26 जनवरी 1950 को जब प्रारंभ हुआ था, तो उस समय जितने भी व्यक्ति थे उनको इस आर्टिकल से नागरिकता दी जाती है, ठीक है दोस्तों। बाकी तो यहीं पे इतना ही दिया गया है। लेकिन यदि आप लोग नागरिकता अधिनियम यदि आप लोग नागरिकता अधिनियम पढ़ते हैं, तो नागरिकता अधिनियम 1955 में क्या दिया गया दोस्तों, तो उसमें आपको 5 प्रकार के, ठीक है, 5 प्रकार के नागरिकता ग्रहण करने के उसमें नियम दिए गए हैं। और उसमें 3 प्रकार के नागरिकता को परित्याग करना या फिर उसको परित्याग करने का उसमें नियम दिया गया है, ठीक है। कि किस तरीके से एक व्यक्ति जो है 5 तरीके से भारत का नागरिक बन सकता है, और किस तरीके से एक व्यक्ति 3 तरीके से नागरिकता उसकी छीनी जा सकती है या फिर उसका परित्याग हो सकता है, ठीक है। तो वो नागरिकता अधिनियम 1955 में दिया गया, उसको भी आप लोग ध्यान से सुनते चलिएगा। तो नेक्स्ट हमारा जो दोस्तों यहाँ पे है वो क्या दिया गया है, तो नेक्स्ट दिया गया हमारा, इसको मैं और बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट दिया गया आर्टिकल 6 में, पाकिस्तान से भारत प्रवेश करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के लिए अधिकार। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग तो जानते होंगे कि जब हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब विभाजन हुआ था, तो उसके बाद बहुत सारे जो हिंदुस्तान के जो नागरिक थे वो कहाँ पे चले गए थे, तो वो पाकिस्तान पे उनको जाना पड़ा था। तो बहुत सारे जो नागरिक वो पाकिस्तान से फिर कहाँ पे आ गए थे, इंडिया में आ गए थे। तो जो इंडिया में आ गए थे उनके लिए आर्टिकल 6 के अंतर्गत उनको नागरिकता दी जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे देखिए, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, ठीक है। तो यहाँ पे जो पाकिस्तान को जो यहाँ से इंडिया से पाकिस्तान चले गए,
तो उस तरीके के जो व्यक्ति हैं उनको नागरिकता देने के लिए आर्टिकल 7 में ये बात बोली गई है। ठीक है, अगले हम लोग चलते हैं, तो ये सभी है। अब यहाँ पे देखिए एक आर्टिकल जो यहाँ पे 9 है वो क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल 9 है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आर्टिकल 9 में बोला गया है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का, ठीक है, वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। तो दोस्तों हमारे आर्टिकल नंबर 9 में ये बोला गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो है विदेशी किसी राज्य की यदि नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत का नागरिक नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यदि आप किसी दूसरे देश का नागरिक बन जाते हैं, जैसे कि आप श्रीलंका की नागरिकता ले लेते हैं, या फिर आप कनाडा की ले लेते हैं, अमेरिका की ले लेते हैं, या फिर किसी भी देश की नागरिकता ले लेते हैं, तो आपका जो भारत का नागरिकता है वो स्वतः ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसको भी आप लोग याद करते हुए चलिएगा। तो दोस्तों ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद करते हुए चलिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी व्यक्ति की यदि विदेशी नागरिकता ले लेता है तो भारत से नागरिकता उसकी समाप्त हो जाती है, किस आर्टिकल में बोला गया है। तो आर्टिकल नंबर 9 में बोला गया है कि यदि आप किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी भारत से नागरिकता समाप्त हो जाती है। अगले आर्टिकल पर हम लोग चलते हैं। अगला आर्टिकल है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर जो 10 दिया गया है, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। और आगे हम लोग चलते हैं, इसमें जो आगे बताया गया है दोस्तों आर्टिकल नंबर 11 है यहाँ पे, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम लोग आगे चलते हैं। अगला जो मूल अधिकार है ये पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मूल अधिकार में पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग पूरा रटते चलिएगा क्योंकि ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट से। यहाँ पे देखते हैं कि आर्टिकल कौन कौन सा आर्टिकल इसमें इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मूल अधिकार भाग 3 में दिया गया है। ठीक है, भाग 1 में हम लोग संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जाने थे। भाग 2 में हम लोग नागरिकता के बारे में जाने थे। भाग 3 में हम लोग मूल अधिकार के बारे में जान रहे हैं। तो दोस्तों इसका भी आप लोग याद करते चलिएगा, भाग 1 क्या है, भाग 2 क्या है, भाग 3 क्या है। कभी कभी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाग 3 में क्या दिया गया है, भाग 4 में कितने आर्टिकल है, भाग 2 में कितने आर्टिकल है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये सभी याद करते हुए चलना होगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आर्टिकल 12 दिया है। आर्टिकल 12 में दोस्तों यहाँ पे क्या आपको दिया गया है, तो आर्टिकल 12 में आपको दिया गया है परिभाषा। किसकी परिभाषा दिया गया है, तो दोस्तों यहाँ पे जो मूल अधिकार है और मूल विधि जो होता है इसकी यहाँ पे परिभाषा दिया गया है कि मूल अधिकार वास्तव में होता क्या है। ठीक है, किसी मूल अधिकार बोला जाता है, इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है। अगले जो आर्टिकल यहाँ पे 13 है, ये क्या दिया गया है, मूल अधिकारों से असंगत उनके अल्पीकरण करने वाली विधियाँ उनके दोस्तों यहाँ पे आपको समझना होगा कि ये जो है ये किसके बारे में दिया गया है। तो जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार मतलब एक व्यक्ति के जो मूल अधिकार है, मतलब कि किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता है कहीं भी घूमने की, ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति से विवाह करने की स्वतंत्रता है। तो उसमें भी कुछ अपवाद है, लेकिन दोस्तों ये जो सभी स्वतंत्रता है ये इसकी जो अल्पीकरण मतलब कि इसको जो कम करने वाली विधियां हैं इसके बारे में यहाँ पे आपको आर्टिकल नंबर किस में दिया गया है, 13 में, कि यदि किसी मूल अधिकार को कोई विधि अगर क्या करती है, अल्पीकरण करती है, तो उस विधि को क्या कर दिया जाता है, शून्य कर दिया जाता है। ऐसा इसमें बोला गया था। ठीक है, आर्टिकल नंबर 13 में याद रखिएगा मूल अधिकारों से क्या करना है, उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में किसमें दिया है, आर्टिकल नंबर 13 में दिया गया है। तो इतना दोस्तों आप लोग याद करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, अगला जो आर्टिकल है उस पर चलते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो क्या दिया गया दोस्तों, तो अनुच्छेद 14। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताते चलता हूँ कि यहाँ पे जो मूल अधिकार है टोटल, यहाँ पे आप लोग को बता देता हूँ कि इसमें मूल अधिकार में टोटल मूल अधिकार में दोस्तों कितने पूरे अनुच्छेद दिए गए। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे आपको कितने अनुच्छेद दिए गए, 12 से लेकर के 35 तक इसमें क्या दिए गए, अनुच्छेद दिए गए हैं। 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेद दिए गए हैं। तो ये मूल अधिकारों में इतना अनुच्छेद दिया गया है, लेकिन इसी में कुछ डिवाइड है। जैसे कि इसमें मूल अधिकारों में है समता का अधिकार। ठीक है दोस्तों, क्या है, समता का अधिकार। और इसके बाद समता का अधिकार है, इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार है, फिर उसके बाद धार्मिक से जुड़ा है। ठीक है, धार्मिक से जुड़ा एक अधिकार है, फिर उसके बाद अल्पसंख्यक है, उसके बाद संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था, उसके बाद औपचारिकता का
सॉरी एक उपचारों का अधिकार है जो कि उच्चतम न्यायालय के पास है और उच्च न्यायालय के पास है। तो ये सभी उसमें क्या किए गए हैं, इसको 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में? 7 पार्ट में इसको क्या करा गया है, डिवाइड किया गया है। तो इसको भी हम लोग बारी बारी से देखते चलेंगे। तो यहाँ पे मैं आगे करता हूँ इसको। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जो समता का अधिकार है, इसको आप लोग याद रखिएगा, समता का अधिकार। तो समता के अधिकार में दोस्तों कितने आर्टिकल आए थे इसमें? तो 14 से लेकर के जो 18 तक के आर्टिकल है वो किस में आते हैं दोस्तों? तो ये आते हैं समता के अधिकार में। कितने आते हैं आर्टिकल? 14 से लेकर 18 तक किस में आते हैं? समता का अधिकार में आता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो 14 नंबर का आर्टिकल है ये बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे बोला कि इसमें का पूरा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। समता का विधि के समक्ष समता, ठीक है। अब विधि के समक्ष समता क्या होता है इसके बारे में आपको बताऊं तो जब कोई संसद के द्वारा जब विधि बनाया जाता है, विधायिका के द्वारा जब विधि बनाया जाता है, तो उसके समक्ष सभी लोग क्या होते हैं? समान होते हैं। इसका मतलब हो गया कि उसके समक्ष चाहे अंबानी हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे आप क्यों ना हो, सभी लोग विधि के समक्ष समान होंगे। ये नहीं कि अंबानी है तो वो अमीर व्यक्ति तो उनके साथ भेदभाव होगा, ये नहीं है। सभी के साथ क्या होगा? समान व्यवहार होगा। तो ये आर्टिकल 14 में दिया गया है, विधि के समक्ष समता दिया गया है। अगला आर्टिकल नंबर 15 में क्या दिया गया दोस्तों? कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर विभेद का प्रतिषेध, ठीक है। तो यहाँ पे कि यदि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर क्या किया गया है? यहाँ पे प्रतिषेध किया गया है, विभेद किया गया है। मतलब कि कोई भी धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, ठीक है। भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। कि ये व्यक्ति दूसरे लिंग का है, या ये व्यक्ति दूसरी जाति का है, ये व्यक्ति दूसरे मूल वंश का है, दूसरे धर्म का है, तो इनके साथ भेदभाव किया जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये आर्टिकल नंबर 15 में बताया गया है। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है किस आर्टिकल में? ये है। तो आर्टिकल नंबर 15 में ये है। किस में है दोस्तों? आर्टिकल नंबर 15 में। इसको भी आप लोग याद करते चलिएगा। तो दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला 60 नंबर का है। अगला जो 60 नंबर का है ये क्या है? तो 60 नंबर पे है ये। इसमें बोला गया कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन मतलब कि दोस्तों यदि आप किसी कार्य के लिए जाते हैं, ठीक है, यदि आप कार्य के लिए जाते हैं किसी भी मतलब कि आपकी किसी भी नौकरी के लिए जाते हैं तो उसमें आपको विभेद नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसमें आपको उसमें भी आपको समानता देखने को मिलेगी। ये नहीं कि फलाना व्यक्ति को कुछ विशेष अधिकार दिया गया है, उसको कुछ वेतन ज़्यादा मिल रहा है, आपको कुछ वेतन कम मिल रहा है, तो इस तरीके से नहीं होगा, ठीक है। लोक नियोजन में विषय में अवसर की समता होगी। ये आर्टिकल नंबर 16 में दिया गया। आप लोग इसको भी याद करते चलिएगा। अगला है 70 नंबर का जो है आर्टिकल, ये क्या दिया गया? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब दोस्तों छुआछूत। जैसे कि जो नीची जाति के व्यक्ति पहले थे जब अंग्रेजों के ज़माने में, तो उससे भी पहले जो थे, तो उसमें क्या किया जाता था कि उनके आते ही रास्ते एकदम साफ़ हो जाते थे। मतलब कि वो उनकी किसी भी परछाई नहीं पड़नी चाहिए थी। वो किसी को छू नहीं सकते थे, वो मंदिरों में नहीं जा सकते थे। तो उसी को अंत करने के लिए, उसी को ख़त्म करने के लिए एक आर्टिकल लाया गया था हमारे संविधान में। वो क्या है? आर्टिकल नंबर 17, जिसको अस्पृश्यता का अंत, ये छुआछूत की समाप्ति के लिए है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता हुआ पाया जाता है तो उसको कानूनन अपराध घोषित किया जाएगा और उस व्यक्ति को दंड दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगला जो आर्टिकल है वो क्या दिया गया है? आर्टिकल नंबर 18 है, उपाधियों का अंत। तो दोस्तों ये जो आर्टिकल नंबर 18 है, उपाधियों का अंत, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि पहले के ज़माने में क्या होता था, जब अंग्रेज़ों का ज़माना था, ठीक है, तो उसमें विशेष व्यक्तियों को, जैसे कि राय बहादुर, लॉर्ड, या फिर तरह तरह के जो सिंह, या फिर तरह तरह के जो यहाँ पे उपाधियाँ थी वो दी जाती थी राजाओं को। तो जब हमारा आर्टिकल बना तो ऐसा लगा कि उसमें तो भेदभाव किया जा रहा है, एक व्यक्ति को कोई विशेष उपाधि दी जा रही है। तो ऐसा जो उपाधि है उसको क्या कर दिया गया, हमारे संविधान में अंत कर दिया गया। और यदि आपको किसी देश विदेश से यदि कोई यदि आपको उपाधि मिलती है तो उसके लिए भी राष्ट्रपति से वो लेनी होगी, ठीक है, अनुमति लेनी होगी, राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। तो दोस्तों ये हो गया हम लोग का चारों का चौरों। इसमें जो 5 आर्टिकल दिया गया है ये पूरा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पक्का याद करते चलिएगा। अभी लास्ट में मैं आप सभी को क्वेश्चन भी पूछूंगा इससे रिलेटेड, तो आप लोग
और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दूसरा जो है यहाँ पे दिया है स्वतंत्रता का अधिकार। जैसा कि मैं पहले भी बताया था, स्वतंत्रता का अधिकार आ गया। पहला क्या था, समानता का अधिकार। फिर यहाँ पे इसके बाद दिया है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसके बाद दिया है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, हम लोग को सारे आर्टिकल नहीं याद करने हैं, लेकिन जो मूल अधिकार वाला है यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग को याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट जो 19 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्या दिया गया है, वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ये किस में दिया गया है दोस्तों, तो ये दिया गया है 19 में दिया गया है। तो 19 में ये बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति जो है, ठीक है, वो बोलने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। वो बोलने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। लेकिन बहुत सारे व्यक्ति जो ये संविधान नहीं जानते, नहीं पढ़ते हैं, तो उनको यही नहीं पता होता है कि बोलने का भी स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर क्या है, वाक स्वतंत्रता। वाक मीन्स होता है दोस्तों बोलने का। ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता जो है किस में दिया गया, आर्टिकल नंबर 19 में दिया गया है। अब यहाँ पे 20 वाला जो दिया गया है दोस्तों, इसको भी आप लोग याद करते हुए चलिएगा। ये क्या दिया गया, अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो यहाँ पे जो अपराध होता है, ठीक है, उसमें कुछ जो दो सिद्धि अपराध जो होता है, उसमें बहुत सारे जो मतलब कि आपको संरक्षण मिलता है अपराधों में, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ये इसको भी आप लोग याद करते हुए चलिएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे जो 11 वाला दिया है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ से बड़े बड़े एग्जामों में यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछता है, यूपीपीसीएस में भी पूछता है। अभी फ़िलहाल में 2024 का यूपीएससी में भी पूछा था यहाँ से क्वेश्चन, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वाला। तो यहाँ से आर्टिकल नंबर 21 में है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मतलब किसी भी व्यक्ति की यदि अपने प्राणों की रक्षा करने, ठीक है, और उसकी स्वतंत्रता का संरक्षण है। तो ये भी आप लोग याद करते हुए चलिएगा। अगला जो है दोस्तों, यहाँ पे आपको यहाँ पे एक आर्टिकल दिया गया है, ये इसको संशोधन से दोस्तों यहाँ पे क्या किया गया है, ऐड किया गया है 21 का। तो इसमें शिक्षा का अधिकार, मतलब कि जो छोटे बच्चे होते थे, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते थे, उन लोग को शिक्षा का अधिकार देने के लिए ये आर्टिकल संशोधन के माध्यम से संसद द्वारा जोड़ा गया था। तो 21 का क्या है, शिक्षा का अधिकार है। दोस्तों कमेंट में आप लोग सर्च करके गूगल से लिख कर बोलेंगे, बताएंगे कि 21 का क जो शिक्षा का अधिकार किस संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था संविधान में। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे वो क्या दिया गया है, तो वो दिया गया है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निषेध संरक्षण। ये यहाँ पे दिया गया है कि कुछ इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, कुछ अच्छा कलर, हाँ यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 22 दिया गया है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाती है, तो उसके बाद उसको मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाता है। यदि वो यदि उसके पास मतलब कि वो दंड नहीं, यदि वो कुछ गलत कार्य नहीं किया है, मतलब कि कोई आरोपी व्यक्ति नहीं है वो, तो उसको छोड़ दिया जाता है। यदि आरोप उसके ऊपर सिद्ध होता है तो उसको दंड दिया जाता है। उसी के बारे में आर्टिकल नंबर 22 है, इसको भी आप लोग याद करते हुए चलिएगा। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है, और अगला जो यहाँ पे शोषण के विरुद्ध अधिकार है दोस्तों, इसमें क्या है, तो इसमें मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर प्रतिषेध। मतलब कि पहले जब अंग्रेजों का क्या था, अंग्रेज लोग होते थे तो जो व्यक्ति होते थे उनको क्या करते थे, जहाज़ों में बंद करके दूसरे जगह पे स्थान पे ले जाते थे उनसे कार्य करवाने के लिए। उनका व्यापार भी कर देते थे, उनको बेच भी देते थे। उनको बहुत सारे मजदूरों को तो बेच भी जाता था दूसरे देश में। तो उसके बारे में ये आर्टिकल नंबर 23 दिया गया है। तो इसको भी याद करते चलिएगा। मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, मतलब कि यदि कोई व्यक्ति अब इसको भी लागू कर सकती है। यदि आपसे कोई व्यक्ति कार्य करवा लेता है और जितनी आपकी मजदूरी होती है उतनी मजदूरी आपको नहीं देता है, तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और इसके बारे में आप लोग डायरेक्ट कहाँ पे जा सकते हैं, उच्च न्यायालय, या फिर कहाँ पे जा सकते हैं दोस्तों, मूल अधिकारों का यदि आपका हनन होता है, इन सभी जो मूल अधिकारों को हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका यदि आपको हनन होता है तो आप लोग डायरेक्ट कहाँ पे जा सकते हैं दोस्तों, तो यदि आपको मूल अधिकारों का यदि हनन होता है तो आप डायरेक्ट कहाँ पे जा सकते हैं, तो या फिर आप हाई कोर्ट जा सकते हैं दोस्तों। कहाँ पे जा सकते हैं,
कहाँ पे जा सकते हैं दोस्तों, तो या फिर आप लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं, या फिर कहाँ पे जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ पे जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे जा सकते हैं। तो ये दोनों आपको यहाँ पे दिया गया है यदि आपके मूल अधिकारों का हनन होता है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो 24 नंबर का है, तो ये वाला जो आर्टिकल है आप लोग इसको याद करते चलिएगा। क्या, मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम। बलात्श्रम में इसकी आपको मजदूरी करवा कर जितनी मजदूरी हुई है उतना न देना, ठीक है। तो ये हो गया आर्टिकल नंबर 23, इसको भी आप लोग याद करते हुए चलिएगा। 24 नंबर का है, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। यदि आप कहीं पर भी देख रहे होंगे कि अगर मान लीजिए कि 14 वर्ष से कम कोई बालक है, तो यदि उससे काम करवाया जा रहा है जबरन, तो आप लोग यदि उसको कहीं पे भी यदि इसको आप लोग कंप्लेन करते हैं पुलिस स्टेशन में या फिर कहीं भी कंप्लेन करते हैं, तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन। अब ये नहीं है इसकी कोई व्यक्ति जो अपनी दुकान पे बैठा है कोई बच्चा, तो उसको आप लोग ऐसे कंप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आर्टिकल 24 में बताया गया कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है, ये दिया गया। अगला है 25 नंबर का, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो यहाँ पे दोस्तों आर्टिकल नंबर 25 दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति है जिसका कोई भी अपना धर्म है, तो उसको वो अपने धर्म को मान सकता है, ठीक है। वो अपने धर्म को क्या कर सकता है, वो अपने धर्म को मान सकता है और उसका आचरण कर सकता है और उसका क्या कर सकता है, प्रचार करने की उसके पास स्वतंत्रता होती है। उसको कोई मना नहीं कर सकता है कि वो अपने धर्म की स्वतंत्रता उसको मिली हुई है, ठीक है। तो ये है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, आर्टिकल नंबर 25 में दिया गया है। इसको भी आप लोग रटते हुए चलिएगा, ठीक है। अगला है 26 नंबर का है। यहाँ पे ये क्या बोला जा रहा है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 26 में दिया गया है। अगला है आर्टिकल नंबर 27 दिया गया है, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता, ठीक है। तो इसके बारे में ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आगे हम लोग चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया गया है वो क्या दिया गया है कि कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना उपस्थित, यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। तो ये आर्टिकल नंबर 28 में दिया गया, इसको भी आप लोग याद करते हुए चलेगा। अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। बस यही दोस्तों मूल अधिकार थोड़ा बड़ा है, इसको आप लोग ध्यान में रखते चलिएगा। उसके बाद तो हम लोग फटाफट से चलेंगे एकदम, ठीक है। तो आप लोग को एक ही वीडियो में सारा यहाँ पे आर्टिकल देखने को मिल जाएगा, ताकि आपको दूसरे वीडियो में ना जाना पड़े। इसको आप लोग हेडफोन लगा के या फिर कहीं भी जा रहे हैं तो ऑडियो में कन्वर्ट करके इसको भी आप लोग सुनते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अगले आर्टिकल पे चलते हैं, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अभी हम लोग का मूल अधिकार ही चल रहा है दोस्तों। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि मूल अधिकार कौन से भाग में है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया वो क्या दिया गया दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है कि 29 जो है आर्टिकल है ये किस में दिया गया है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है। तो अल्पसंख्यक कौन होते हैं दोस्तों, अल्पसंख्यकों के लिए बहुत सारे आयोगों का निर्माण किया गया था कि आप ये बताएंगे कि अल्पसंख्यक क्या होते हैं, लेकिन ऐसी कोई पुष्टि नहीं हो सकी। तो फिर अल्पसंख्यकों के लिए एक आर्टिकल बनाया गया है, वो 29 है। इसमें अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों का संरक्षण है, मतलब कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके जो वर्ग हैं, मतलब कि उनको संरक्षण देने के लिए आर्टिकल 29 है। इसको आप लोग याद करते चलिएगा। आर्टिकल नंबर 30 यहाँ पे दिया गया है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो मतलब कि इसमें आर्टिकल 30 में ये बताया गया दोस्तों कि कोई भी जो अल्पसंख्यक वो अपना शिक्षण संस्थान खोलेगा और उसमें जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनको संरक्षण देगा, उसके बारे में जो अधिकार है वो अल्पसंख्यक वर्गों के पास होगा। उसका जो प्रशासन है वो अल्पसंख्यक वर्ग करेगा। तो इस तरीके से आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों के बारे में दिया गया है।
अगला जो आर्टिकल 31 होगा, इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि ये निरसित किया गया, मतलब कि मूल अधिकार से इसको क्या कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। अब ये मूल अधिकार से निकल गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 31 क्या था, संपत्ति का अधिकार था। मतलब कि जो हमारा जो संविधान था उसमें क्या किया गया था दोस्तों, तो ये जो उसमें बनाया गया था कि प्रत्येक व्यक्ति को सभी अपनी संपत्ति का अधिकार होगा, ठीक है। लेकिन बाद में ये क्या हुआ गया कि इसको 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 मूल अधिकार से हटा दिया गया था। मूल अधिकार से हटाने का मतलब कि यदि अब किसी भी व्यक्ति के संपत्ति का यदि वहाँ पे मतलब कि अधिकार कोई कर लेता है, तो फिर उसके बाद वो वो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में नहीं जा सकता है, ठीक है। और आगे हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पे ये 31 निरसित कर दिया गया, इसको आप लोग ध्यान में रखते चलिएगा। और हम लोग आगे चलते हैं। बाकी तो ये नीचे वाला जो है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये जो आर्टिकल है ये बेहद इम्पोर्टेंट है। इसको ये आर्टिकल 2 जो यहाँ पे दिया गया है, आर्टिकल 32 सॉरी दिया गया है, इसमें क्या किया जाता है, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार है। तो ये इसको मूल अधिकारों का अधिकार इसको बोला जाता है, ठीक है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसको क्या बोला था, तो इसको बोला था कि ये आत्मा है, किसकी, संविधान की आत्मा इसको बोला था। किसको, आर्टिकल 2 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या बोला था, संविधान की आत्मा बोला था, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या बोला था, संविधान की आत्मा बोला था इसको। क्योंकि ये जो मूल अधिकार है इसको लागू करने के लिए यदि मान लीजिए किसी भी मूल अधिकारों का हनन होता है, तो उसको लागू करने के लिए आप सीधा उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। इसके बारे में ये आर्टिकल दिया गया 32। इसको आप लोग मूल अधिकारों के उपचारों के बारे में इसके उपचारों के मूल अधिकारों का उपचार किस आर्टिकल में दिया गया, तो 32 में दिया गया। इसको भी आप लोग याद करते चलिएगा। तो इस तरीके से हमारा जो मूल अधिकार ये कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे चलेंगे, अब भाग 4 के बारे में पढ़ेंगे कि भाग 4 में आखिरकार दिया क्या है। सॉरी दोस्तों, अभी इसमें 35 तक था, तो इसमें कुछ आर्टिकल और हैं जो कि उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लोग इसको देखते चलते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है दोस्तों कि इस भाग जो आर्टिकल 33 दिया गया है, इस भाग के द्वारा अधिकारों, बलों आदि पर लागू होने में उपरांत संसद की जो शक्ति है उसके बारे में दिया गया है, ठीक है। तो प्रदत्त अधिकारों का बलों, जो यहाँ पे जो बलों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, इसका मतलब कि जो थल सेना है, वायु सेना है, या फिर जो वायु सेना है, ठीक है। तो इस तरीके से उनके बारे में ये दिया गया है। अब अगला है, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है, मतलब जब किसी भी क्षेत्र में सेना की यदि विधि लागू है, तब इस भाग के द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन हो सकता है, ठीक है। अगला दिया है 35 में, इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान दिया गया है। तो ये सभी आर्टिकल 35 में दिया गया है। इसको आप लोग हल्का फुल्का देखते चलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला हम लोग चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे अब भाग 4 आ गया है। भाग 4 के बारे में हम लोग देखेंगे। तो भाग 4 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो इसका नाम है, इसका नाम है दोस्तों। भाग 4 का क्या नाम है आप लोग बताएंगे कमेंट में। भाग 4 का नाम है राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो हमारे जो संविधान है इसको किस लिए बनाया गया था, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है इसको इसलिए बनाया गया था हमारे संविधान में, ताकि जो राज्य है जब विधि का निर्माण करते हैं, तो इसकी सहायता से निर्माण करें। मतलब कि इसको अपने इसको हम लोग इसको क्या करें, इसको लागू करें उसमें, ठीक है। राज्य को ये निर्देश दिया गया है दोस्तों। ये जो है ये बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। ये बाध्यकारी नहीं है राज्य के लिए, लेकिन जो मूल अधिकार थे ये बाध्यकारी थे उसके लिए कि इसका जो है पालन करना होगा राज्य को। लेकिन जो यहाँ पे दिया गया है आर्टिकल 36 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो इसमें बताया गया है कि ये राज्य को जब नियम बनाएंगे या फिर जब विधि बनाएंगे तो उसको लागू करना होगा, ठीक है। अगला जो है ये क्या दिया गया, आर्टिकल 36 दिया गया। इसमें परिभाषा दिया गया है किसकी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा दिया गया है। इसके बारे में बताया गया है
ये आर्टिकल नंबर 36 में ये बताया गया है, ठीक है। 36 परिभाषा में दिया गया है इसमें, ठीक है। अगला जो है इसमें 37 दिया गया है, ये किसके बारे में दिया गया है? तो इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को लागू होना, ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। मैं जो आपको बताऊंगा वो इम्पोर्टेंट है, उसको आप लोग याद करते हुए चलिएगा। 38 वाला देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद करिएगा। राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ठीक है। लोक कल्याण, ठीक है, लोक मीन्स जनता है, जनता के कल्याण के लिए जो राज्य है ये क्या बनाएगा? तो जनता के लिए जो कल्याण है इसकी वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। ये ऐसा आर्टिकल 38 में बोला गया था दोस्तों। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे इसको, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद करते चलिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है दोस्तों कि राज्य जो है ये लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, उसकी अभिवृद्धि के लिए क्या बनाएगा? उसकी भलाई के लिए क्या बनाएगा? सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अगला जो है यहाँ पे देखिए 39 दिया गया है। यहाँ पे 39 का जो यहाँ पे क है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद करिएगा। यहाँ पे दिया 39 का क, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। तो सभी व्यक्तियों को समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, ये 39 का क दिया गया है। 39 का क मीन्स दोस्तों कि इसमें 39 में संशोधन होकर 39 का क यहाँ पे बनाया गया है। तो ये इसको आप लोग याद करते हुए चलिएगा। अगला जो आर्टिकल इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये वाला आर्टिकल 40 इम्पोर्टेंट है। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ग्राम पंचायतों का गठन होता है, ग्राम पंचायतों का संगठन होता है? तो इस तरीके से आर्टिकल जो 14 है ग्राम पंचायतों का संगठन के बारे में दिया गया है कि किस तरीके से ग्राम पंचायत जो है इसका संगठन होगा, इसमें क्या होगा, मतलब इसके किस प्रकार के नियम बनाए जाएंगे, किस प्रकार से इसमें शासन का संचालन किया जाएगा। इस तरीके से जो आर्टिकल 40 है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी आप लोग याद करते हुए चलिएगा कि ये किसके बारे में दिया गया है, ठीक है। तो ये ग्राम पंचायतों के बारे में दिया गया है। अगला जो दोस्तों यहाँ पे हम लोग के पास आर्टिकल है, ये क्या है? आर्टिकल 41 दिया है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार यहाँ पे दिया गया है। तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा देखते चलिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट था आर्टिकल 41, ठीक है, आर्टिकल 41। अगला जो है 43 वाला यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद करते हुए चलिएगा। ये क्या दिया है? कर्मकारों के लिए निर्वाह और मजदूरी आदि के बारे में यहाँ पे प्रावधान दिए गए हैं, वो आर्टिकल 43 में दिया गया है। 43 में संशोधन हुआ, 43 का क्या बना, और इसमें उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसको भी आप लोग याद करते हुए चलिएगा। अगला है 43 यहाँ पे दिया गया है, तो इसको आप लोग नहीं याद करेंगे तो भी चलेगा क्योंकि ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, तो इसको आप लोग नहीं भी याद करेंगे तो भी चलेगा। हम लोग आगे चलते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे हम लोग पूरे आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट है उसको कवर करने वाले हैं दोस्तों। आपको इम्पोर्टेंट कैसे पता चलेगा? तो जब आप विभिन्न एग्जामों के जो पैटर्न है, उनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वहाँ से आपको पता चलता है इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है 44 इम्पोर्टेंट है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, जिसको कि अभी फ़िलहाल में ये करंट अफेयर में भी था। इसको भी आप लोग याद करते चलिएगा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको भी आप लोग याद करते हुए चलिएगा कि बोलेगा आपसे क्वेश्चन, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस आर्टिकल में है, संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल नंबर 44 में है, ठीक है। अब ये 45 वाला भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद करते हुए चलिएगा। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक, ठीक है, 6 वर्ष से कम आयु के प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख और शिक्षा का उपबंध दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया गया है? शिक्षा का उपबंध दिया गया है। क्या दिया गया है दोस्तों? शिक्षा का उपबंध दिया गया है। इसको मैं अभी लॉक कर देता हूँ, ये दोबारा अब लॉक हो गया, अब ये दोबारा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे शिक्षा का उपबंध दिया गया है, ठीक है। तो 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए बाल्यावस्था में देख रेख और उनकी जो शिक्षा का उपबंध है, ये किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल नंबर 45 में है। आप लोग इसको एकदम याद करते हुए चलेगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं भी इस पर भी स्टार लगा देता हूँ, ठीक है, इस पर क्या लगा देता हूँ? स्टार लगा देता हूँ, ये भी काफ़ी
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पे भी मैं स्टार लगा दिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे अगला आर्टिकल है 46। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों। आपसे पूछेगा कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों, ठीक है, अन्य दुर्बल वर्गों, ठीक है, के हितों की अभिवृद्धि के लिए कौन सा आर्टिकल है। ठीक है, अनुसूचित जाति, जनजाति, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा अर्थ संबंधी जो है हितों की अभिवृद्धि के लिए किस आर्टिकल का उपयोग किया जाता है। तो आर्टिकल नंबर 46 का उपयोग 46 में प्रावधान दिया गया है। इसको भी आप लोग याद करते हुए चलिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। अगला जो मैं आपको बताऊंगा वो वाला इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला है, ये इकोनॉमिक की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि 47 में ये बताया गया है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य, ठीक है, करने का राज्य का कर्तव्य क्या है उसके बारे में 47 में दिया गया है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला आप लोग इसको याद करते चलिएगा। 48 है कृषि और पशुपालन का संगठन, ये भी इकोनॉमिक की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अगला जो है ये 48 का जो है इसको आप लोग याद करते हुए चलिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 48 का पर्यावरण का संरक्षण और तथा संवर्धन और तथा वन्य जीवों की रक्षा। तो यहाँ पे जो ये वाला आर्टिकल बनाया गया है दोस्तों, ठीक है, ये वाला जो आर्टिकल बनाया गया है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा किस आर्टिकल में दिया गया। तो आर्टिकल 48 का क में दिया गया। और 40 जो 8 है वो क्या दिया गया उसमें, तो कृषि और पशुपालन संगठन के बारे में दिया गया। आर्टिकल 46 में क्या दिया गया है, तो इसमें दिया गया अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ST, ठीक है, और यहाँ पे उनके जो दुर्लभ वर्गों की शिक्षा और अन्य अर्थ संबंधी जो है अभिवृद्धि के लिए उसके बारे में दिया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे दिया गया। अगला जो आर्टिकल यहाँ पे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग याद करिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको मैं बताते चलता हूँ। हम लोग यहाँ पे चेंज कर लेते हैं कलर इसका, ठीक है, हो गया दोस्तों। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे 49, ठीक है, 49 में बताया गया कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण जो है ये राज्य को करना होगा। इसलिए आप देखते होंगे कि जो पुराने जो मंदिर है वो राज्य के द्वारा संरक्षित किए जाते हैं, और जो तरह तरह की जो मूर्तियाँ पाई जाती है म्यूजियम में रखवाए जाते हैं। इस तरीके से जो राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किया जाता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल नंबर 49 में दिया गया। अगला जो ये वाला आर्टिकल है दोस्तों, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ठीक है, क्या पूछा जाता है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में दिया जाता है। तो बड़े बड़े एग्जामों में पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। तो कार्यपालिका के न्यायपालिका से पृथक्करण, कार्यपालिका मीन्स दोस्तों की जो कार्य करने वाली जो कार्य करने वाली संस्था होती है, जैसे कि पुलिस हो गई, फिर उसके बाद जैसे कि IAS हो गए, IPS हो गए, तो ये कार्यपालिका में आते हैं, ठीक है, किस में आते हैं, कार्यपालिका में आते हैं। जो सरकार हो गए, जो मंत्री हो गए, ये सभी किस में आते हैं, कार्यपालिका में आते हैं। और न्यायपालिका मतलब कि जो न्याय